अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ के पाकिस्तान में मुख्तलिफ जामियात के तलबा से बातचीत हुई है, जिसके अंदर उनका एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाकिस्तानी फ़ौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता है। मुल्क दुश्मन अनासर की फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। हमें अपने मज़हब, तहजीब और रवायात पर फ़ख्र है। और अगला जुमला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के आइन का आगाज़ भी इन्नल हुक्म इल्लल्लाह, हाकमियत सिर्फ़ अल्लाह की है से होता है। ये फितनातुल ख्वारिज जो है किसी शरीयत और दीन की बात करते हैं। हम कभी भी फितनातुल ख्वारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। गयूर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। ये आर्मी चीफ़ के बयानात हैं जो उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन में कहे हैं कि पाकिस्तानी आइन की बुनियाद ही हाकमियत अल्लाह सिर्फ अल्लाह ताला की है, उसके ऊपर है। और ये जो खारजी फितना है उसको मजम्मत भी की है और ये भी कहा है कि हम उसको किसी सूरत पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर पाँव जमाने की इजाज़त नहीं देंगे। आज उमर अयूब साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का जो इस्लामाबाद ऑफिस है उसको एक डॉजियर सबमिट करवाया। और उस डॉजियर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को इमरान खान ने ख़त लिखा था, जिसका गुज़श्ता रोज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद तस्दीक की थी मीडिया इंटरेक्शन से कि इमरान खान का एक ख़त आया हुआ है और उस ख़त के साथ कुछ सबूत और शवाहिद भी हैं। ये 184(3) का उन्होंने कहा केस बनता है और ये आइनी बेंच के सामने जल्द ही मुकर्रर किया जाएगा। ये IMF से जो उनकी मुलाकात हुई थी, IMF टीम जो पाकिस्तान में आई हुई है करप्शन, गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ और इस तरह के इश्यूज़ का जायज़ा लेने की और निज़ाम अदल के ऊपर, उसके ऊपर जब उनकी मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किया था। तो आज उमर अयूब साहब ने वो लेटर भी जो चीफ़ जस्टिस को लिखा गया था वो भी, पतन की रिपोर्ट भी जिसमें फॉर्म 45 और 47 में जो धांधली और हेरा फेरा का जो जायज़ा रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की है वो रिपोर्ट भी साथ अटैच की है और जो दीगर उनके पास ट्रांसपेरेंसी के और दीगर शवाहिद थे वो अटैच करके IMF का जो रेजिडेंट ऑफिस है उसको वो तफसील सबमिट करवाई है। इसके अलावा इमरान खान से ही मंसूब एक तीसरा ख़त जो वो आर्मी चीफ़ को उन्होंने लिखा है उसके मतलब फैसल चौधरी और नईम पंजोथा ने तज़किरा किया। स्टार्ट में आपको पहले मैं उनका बयान ही सुना देता हूँ, फिर प्रोग्राम चलाते हैं। दिखा कर आज इमरान खान साहब ने तीसरा लेटर आज जारी किया है जिसके मुखातिब पाकिस्तानी अवाम और फौज हैं और उसमें उन्होंने पटन की रिपोर्ट पढ़ते हुए और दूसरी जो गैर जानबदार इदारे हैं उनकी रिपोर्टें पढ़ने के बाद वाज़े हो गया है कि 8 फरवरी 2024 की जो PTI की पता है उसको किस तरह से इलेक्शन फ्रॉड के जरिए वो चेंज किया गया और एक माइनॉरिटी जो है उसको मेजॉरिटी के ऊपर प्रवेल किया गया। उनका कहना था कि फौज बहुत बड़ी जंग लड़ी है लेकिन जो पॉलिसी है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। 26 को जिस तरह गोलियां चलाई गई, लोगों को गायब किया गया, गिरफ्तार किया गया, जख्मी किया गया, मिसिंग है, जो सारा पूरा माहौल बनाया गया उसके ऊपर खान साहब ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने के लिए हदायत दी। कल या परसों तक सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की तरफ से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दरखास्त दे दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान का भी एक स्टेटमेंट है जो IMF की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, उसके ऊपर उन्होंने एक कमेंट किया है, वो सुन लीजिए। मैं उनकी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ। ये धांधली की पैदावार है। IMF जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है। किस तरफ इशारा है उसका, क्यों मिले हैं? लगता ये है कि बेहतरीन मईशत का ताल्लुक जो है वो अदल इंसाफ के साथ है और उनको हमारे अदल इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शायद जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, रियासत अली आज़ाद साहब हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, बिलाल अज़हर क्यानी साहब हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। रियासत आज़ाद साहब, जो इस वक्त की सूरत हाल है, IMF से एक गैर मामूली सूरत हाल है कि एक टीम आई है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ वो डिस्कशन करती है। उससे भी गैर मामूली बात यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हैं। कभी ऐसा मुझे इल्म में नहीं है, बैकग्राउंड चलते चलते इनफॉर्मल सा कमेंट कर दिया करते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरे इल्म में नहीं है। और उसके अंदर लबो लहजा तो ऐसा था कि कुछ इश्यूज़ पे मुझे लगा कि वज़ाती बयानात भी थे। IMF को ये बताना या उसके बाद मीडिया को बताना कि इमरान खान का ख़त आया है, लोअर कोर्ट्स के जो मामलात हैं वो तो हाई कोर्ट्स देखती है, ये भी कहा है उन्होंने चीफ जस्टिस ने। तो कुछ चीज़ें अगर मैं डॉट मिलाऊँ तो मुझे लगता था कि IMF ने ये बातें शायद पूछी हैं तो इसलिए कही गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं या किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ना तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना मीडिया इंटरेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि
जो IMF है उससे तो मिलना, मैं समझता हूं कि उस इदारे का काम ही नहीं है। देखें, वो एग्जेक्टिव से मिल सकते हैं, लॉ मिनिस्ट्री से मिलते हैं ना, चीफ जस्टिस एग्जेक्टिव के साथ किसी भी, अब वो आए हुकूमती सतह पे उस लेवल पे आप मीटिंग और वो करें। हम तो इस हद तक भी हैं कि चूंकि देखिए हम तो आइन के अंदर एग्जेक्टिव को इंतजामिया से अलग रखने के मामले पे जोर देते हैं कि लोग ज्यादातर एग्जेक्टिव से एग्रीव्ड होते हैं, और एग्जेक्टिव और अदलिया अगर आपस में प्यार मोहब्बत की पींगे चढ़ा रही हो तो अवाम का एतमाद उस इदारे से उठ जाता है। वो समझते हैं कि जिसके पास हम इंसाफ लेने के लिए जा रहे हैं ये तो आपस में शीरो शक्कर है। दूसरी बात यह है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जैसे मीडिया को अपनी गुफ्तगू बताई है या मामलात बताएं, ये भी ना कस्टम है जुडिशरी का, ना यूसेज है, ना प्रैक्टिस है, ना ऐसा हुआ है। इकबाल हमीदुर रहमान साहब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो जर्नलिस्ट उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरा क्या काम है आपसे मिलना, मैं नहीं मिलूंगा, मेरा काम है अदालत में बैठना, केसेस को सुनना, फैसला करना, मेरा किसी से मिलना और लेना देना नहीं है। अदलियात को बहुत ही गैर मामूली है ना ये होता ही नहीं है, ये पहली दफा हमने भी देखा है। और देखिए, लेकिन एक उनका कमेंट था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इशू के ऊपर जो आप लोग आजकल एहतजाज कर रहे हैं ना, उसके ऊपर मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से वो बात आ जाए जो आप लोग मांग रहे हैं, वो सीनियरिटी वाले इशू के ऊपर। लग तो ऐसे रहा है, उम्मीद तो अच्छे की हम रखते हैं, लेकिन आमिर फारूक साहब ने फैसला कुछ और किया। मैं वही कह रहा हूँ, मायूसी है इतनी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सीनियरिटी का जब इशू आएगा तो हम जेसी में देख लेंगे, जुडिशल कमीशन में देखेंगे। वो अभी बात हुए कोई 2 घंटे नहीं हुए, शाम को एक रोस्टर जारी होता है जिसमें सीनियरिटी 7 जजेस की यहां डिस्टर्ब कर दी गई और 15 की लाहौर में डिस्टर्ब कर दी गई। तो ये तो था चीफ जस्टिस साहब का वो लीगल एक्यूमेंट जिसको उन्होंने जुडिशल कमीशन में डिसाइड करना था। बट प्रायर टू दैट वो डिसाइड कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और वो सीनियरिटी का उसके ऊपर उन्होंने कहा अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, आना बाकी है। हम चाहते भी यही है कि हो। अब देखिए नदीम भाई, जो 26वीं तरमीम है ना, मैं क्रक्स ऑफ द मैटर पंचिंग स्टेटमेंट मैं इस पे अर्ज करूंगा कि नदीम साहब, जब तक ये 26वीं तरमीम में आप अदलिया, आजाद अदलिया, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ आप भूल जाएं, ये भूल जाए, मैं बहुत जोर देकर इसके ऊपर बात कर रहा हूं, इसके होते हुए ये निजाम ठीक नहीं हो सकता। अगर आपके मुल्क से अदलिया को माइनस कर दें तो मैं समझता हूं कि पीछे अनारकी फैलने का अंदेशा है कि लोग अपनी अपनी अदालतें लगाने लग जाएंगे। मायूसी फैला रहे हैं आप। नहीं मैं आइन की बात, वो इसके रोशन पहलू, वो रोशन पहलू तरमीम में इन्होंने किए ना, उस 26वीं तरमीम में 175 में जो लिखा है उसको ये नहीं मान रहे। ये तो 26वीं के ऊपर जो भी बुराइयां कर रहे हो, बुराइयां नहीं, मैं अच्छाइयां कर रहा हूं। लेकिन इस वक्त जो IMF ने आके मुलाकातें करनी शुरू की हैं वो एक गैर मामूली सूरत हाल है और आपको उसका इदराक होना चाहिए। कई और प्रेशर्स हमारे सामने थे, लाइक EU ने जून में रिव्यू करना है आपका वो ह्यूमन राइट्स वाला इशू, आपका GSP+ स्टेटस उसके साथ जुड़ा हुआ है। वैसे ही सवालात कल कोई दूसरा आके उठा के हमारे से पूछना शुरू कर दे तो हम फंस जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ब्लो किया जा रहा है मीडिया में, अगर आप मुझे इजाज़त दें। and you know you understand the economy and ये IMF से related मामला better than the majority of the journalists as well। देखिए IMF के साथ जो मुआहदा पिछले साल हुआ जिसके नतीजे में एक MEFP एग्री हुआ, जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि IMF की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके अंदर एक एग्रीमेंट ये थी कि गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट की जाएगी जिसकी एक रिपोर्ट जुलाई में शाया की जाएगी। वो पाकिस्तान हुकूमत और IMF ने मिल के एक रिपोर्ट कोलैबोरेटिव तरीके से शाया करनी है, और सिर्फ इस हद तक एक कमिटमेंट IMF के प्रोग्राम के अंदर बेंचमार्क है। ये हरगिज़ भी, और ये जो मिशन आया है ये उस रिपोर्ट मुरतब करने के लिए दीगर स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ उसमें ले रहा है। ये हरगिज़ उस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए जैसे IMF के मुज़ाकरात हुकूमत के साथ मुआशी टर्म्स पे होते हैं। दिस इज़ जस्ट अ मिशन दैट इज़ कमिंग एंड मेकिंग एन असेसमेंट के हमने गवर्नेंस और करप्शन की डायग्नोस्टिक असेसमेंट करनी है। मैं एक इजाफा करना चाहूँगा, आपने जो बातें की सब ठीक है। इब्तदाई तौर पर IMF जब सेक्टोरल रिव्यू करता है तो उसकी एक रिपोर्ट मुरतब की जाती है। वो रिपोर्ट पब्लिश करना बाय लॉ अब आपके ऊपर बाइंडिंग है, आप रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। उस रिपोर्ट के बाद जब आप नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हैं या नेक्स्ट आपका वो बेंचमार्क्स आते हैं तो उसी को स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स का हिस्सा बना दिया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है दैट वुड लीड टू स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स। वो तो नेक्स्ट स्टेप के बारे में तो क्या सर है ना जी, ये फैक्चुअली ऐसे ही होता है। स्टेट बैंक के ऊपर भी हमने ऐसे स्टेप बाय स्टेप उस तरफ सफर किया था जहां स्टेट बैंक अब है। जी स्टेट बैंक की चलें वो एक उसके ऊपर हमारे
तासुरात थे जो आज तक कायम है उस वक्त, मगर देखिए एक तो हम उम्मीद करते हैं ये आखिरी प्रोग्राम है एंड वी आर रियली मेकिंग ट्राइंग टू मेक श्योर। खैर खुशफहमी है। नहीं खैर देखिए जी, हमने तो एक साल के अंदर जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस वादा किया था वो हमने दिखाई है। आगे ये हमने अच्छी स्टेबलाइजेशन की है, लेकिन जो हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ये खैर बहुत बड़ी है, ये भी इंशाल्लाह हम साबित करके दिखाएंगे। हमने एक्सपोर्ट्स में जो इजाफा दिखाना है ताकि सस्टेनेबली हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उस सतह पर जाए कि हमें कभी जरूरत ना पड़े, तो इंशाल्लाह वो भी करके दिखाएंगे। तो देखिए पहली बात तो ये है, तो देखिए उसके अंदर ये सिर्फ जुडिशरी को नहीं, नैब को, दीगर इदारों को मिलकर एक रिपोर्ट उन्हें मुरतब करनी है और मेरे ख्याल से इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। और अगेन चीफ जस्टिस साहब अगर ये मीटिंग ना देना चाहते तो वो बता देते, तो हुकूमत IMF को कन्वे कर दी थी। मगर मेरा ये ख्याल है कि अच्छी बात है कि उन्होंने मीटिंग ली, क्योंकि होगा क्या, जब कोई इस तरह की असेसमेंट रिपोर्ट अब शाया होगी तो उसके अंदर जुडिशरी के जो सरबराह हैं उनका एक मौक़िफ़ बराह रास्त रिगार्डिंग आर जुडिशल सिस्टम उसके अंदर आ जाएगा और अच्छी बात है। तो मेरे और वैसे भी अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस हों या हमारे जुडिशरी के सीनियर जजेस, मीटिंग ऐसे मौके पर हुई है जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो आईनी बेंच आपने बनाया है उसमें वो वाली सुप्रीम कोर्ट अब रह नहीं गई, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के रह नहीं गए जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे। उनकी पावर्स, उनकी अथॉरिटी इंसाफ करने के मामले में 184(3) के मामले में जो उनके इख्तियारात थे वो काफ़ी हद तक सलब हो चुके हैं। नहीं मगर देखिए नदीम साहब बात ये ना, एट द एंड ऑफ द डे ही रिमेन्स द सीनियर मोस्ट जज इन द कंट्री। सीनियर मोस्ट तो मंसूर अली शाह भी थे। नहीं अभी भी है एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मंसूर अली शाह इज नो मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही इज द सीनियर मोस्ट। नहीं बट ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज बाय फार नजी इज कॉन्स्टिट्यूशनली द सीनियर मोस्ट जज इन द कंट्री। वो रास्ता निकाल लिया ना, ही इज नॉट द सीनियर मोस्ट, ही इज द थर्ड सीनियर मोस्ट। नहीं यू आर टॉकिंग अबाउट नहीं आप मुझे मंसूर अली शाह Mansoor Ali Shah is the senior most, second is Munib, he is ये third। आप इख्तियारात के हवाले से आज बेंच जब लगता है तो मंसूर अली शाह सेंटर में बैठते हैं या याया अफरीदी साहब बैठेंगे, आप मुझे ये बताइए। सर नहीं जी, who's the administrative head of the Supreme Court? के तहत जो थर्ड पोजीशन पे थे सीनियरिटी में, उनको चीफ जस्टिस बनाया, वाली भी चढ़ गए ना, जो पावर्स थी वो आपने आईनी बेंच को दे दी। सर बात ये आज उधर से आज सुप्रीम कोर्ट का सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है या नहीं होता? जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, चाहे हम 184(3) के तहत एक मोटो ले सकते हैं जी, 184(3) के नीचे जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को मोटो लेना चाहिए। This is completely irrelevant to the discussion we are having about it. Not irrelevant, ये इमरान खान के सवाल के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया को कहा कि इमरान का खाता है, अगर आप ये समझते हैं तो वो 184(3) के नीचे अगर आप ये समझते हैं कि आज के वक्त में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो मंसूर अली शाह साहब हैं, तो मैं आई कंसीड फिर मैं शायद कहीं कुछ गलत समझ रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है आज के? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और वो सीनियरिटी पे कितने नंबर पर है? सर सीनियरिटी से मुराद है कि हु इज द पर्सन हेडिंग द कोर्ट एट द मोमेंट। थर्ड नंबर पर है ना सीनियरिटी में। सर किस लिहाज से? सर वो मामला था टू द एक्सटेंट ऑफ अपॉइंटमेंट। आईनी बेंच को हेड कौन करता है? नदीम साहब मेरी गुजारिश सुनिए, आपके सामने एक सीनियरिटी लिस्ट ही बेस्ड ऑन एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आपने वोट आउट किया आईनी बेंच के हेड बनने से। सर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर मोस्ट जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? आप मुझे बता दीजिए। सीनियर मोस्ट नहीं है चीफ जस्टिस ना, सर सीनियर मोस्ट से मुराद है इन टर्म्स ऑफ इख्तियारात, इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी। तो आपकी मर्जी है सर। अच्छा आप मिजाज यार में आए सर, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंदर सेंटर में कुर्सी किसकी लगती है आप मुझे बताइए। आज अगर कोर्ट रूम नंबर 1 में बेंच केस लगे तो आप मुझे बताएं मंसूर अली शाह साहब की लगती है, चीफ जस्टिस की लगती है? नहीं सर मेरी दिस इज वेरी रेलेवेंट, मुझे माजरत के साथ, बिकॉज मैंने कि मैं आई थॉट दिस वाज अ गिवन पॉइंट इन विच देयर वाज नो डिबेट रिक्वायर्ड, बट द पॉइंट इज कि अगर कोई भी फॉरेन मिशन या कोई भी बंदा आ जाके किसी एक जज से उसने सुप्रीम कोर्ट में मिलना होगा जिससे वो मौकफ लेगा, तो वो चीफ जस्टिस नेचुरल बनते हैं। चीफ जस्टिस दीगर जजेस और पैनल्स पे भी और फोरम्स पे भी जाके ये बातें भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं, इसलिए इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही इसके लिए नेचुरल शख्स बनते थे इस गुफ्तगू के लिए, और मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि उन्होंने ये किया। हुमायूं अहमद साहब, चीफ जस्टिस से IMF की मुलाकात और वहाँ पर इमरान खान के ख़त का तज़किरा आना और फिर मीडिया इंटरेक्शन के सामने चीफ जस्टिस का ये बात कहना कुछ अनयूजुअल है या ठीक है, नॉर्मल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए ऐसा ये है कि जब हम यूजुअल अनयूजुअल की बात करते हैं तो आप सबसे पहले आप चाहते हैं कि पहले कभी ऐसा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो इससे पहले नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये अनयूजुअल है, समथिंग न्यू हैपेंड, किसी चीज़ ने इस चीज़ को ट्रिगर किया है। वो क्या है? ठीक है, अच्छा अब वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? फाइनेंस के लिए तो वो चीफ जस्टिस के पास जाएंगे नहीं, ठीक है। अब एक बात याद रखिए, जैसे जब हम चीज़ों की इंटरप्रिटेशन करते हैं ना तो आपको खुद समझ आ जाती है कि इंटरप्रिटेशन क्या है। अब देयर आर टू थिंग्स, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? जस्टिस याया अफरीदी साहब, ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हु इज़ द सीनियर मोस्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट? इट इज़ जस्टिस मंसूर अली शाह, हु इज़ द सीनियर मोस्ट बाय फार। उसके बाद एक और ने आना था, उसके बाद याया अफरीदी ने आना था, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था।
लेकिन ही इज नॉट द सीनियर मोस्ट एंड बाय फार ही इज नॉट द अगर आप उसको उस मेरिट के लिस्ट पे भी करें ना, जस्टिस मंसूर अली शाह से बेहतर जज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं। खैर मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, ये राय देना मुनासिब नहीं है, जज सारे काबिल ना इंटरनेशल ज्यूरिस्डिक्शन, लेकिन सीनियरिटी लिस्ट जो हमारा तरीकाकार था उसमें जस्टिस मंसूर सबसे पहले उसमें डंडी मार, उसमें बहुत बड़ी डंडी मार दी आपने, तीसरे नंबर, चौथे नंबर और फिर कहीं और से बुला के उसको सबसे सीनियर कर दिया। देखिए व्हेन यू स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द जुडिशियल सिस्टम। नहीं सर, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपने 26वीं तरमीम के तहत जो भी आपका फैसला था, आपने जस्टिस याहिया को बनाया, लेकिन जो आईनी बेंच में बनाया वो जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाया, वहां पर तो वोट आउट हो गए जस्टिस याहिया भी, वो तो आईनी बेंच के सरबराह नहीं बन सके। नहीं बनने ना, देखिए बात ये हो जाती है, अब मसला क्या हो रहा है, ये इंटरप्रिटेशन का ही मसला है ना। अब ये जो इन्होंने जो बिलाल साहब ने इंटरप्रेट किया है ना, मतलब जो आपने इंटरप्रेट किया आप भेज दें जुडिशियल कमीशन को, उनकी इंटरप्रिटेशन और बिलाल की इंटरप्रिटेशन एक हो जाएगी। बस बेसिकली यही हो रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बेसिकली यही हो रहा है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हम रहते हैं जिस खित्ते में, इमरान का तस्करा क्यों, अच्छा छोड़ दे, मैं आपको जुडिशरी को ज्यादा तस्करा नहीं है, इमरान का तस्करा वहां क्यों हुआ? देखिए इस वक्त अगर हम 3 मुल्कों की बात करते हैं, 3 ऐसे मुल्कों की बात करते हैं जो कि इकोनॉमिकली अच्छे हैं। एक यूएस में प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसको जो सेनेट है ना वो उसको कंफर्म करती है या उसके अगेंस्ट वोट कर सकती है। क्यों? वहां पे एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो फर्क है। अच्छा, उसके बाद हम यूके में जाते हैं, यूके में टोटल मेरिट बेस्ड है। वो देखते हैं कि यार ये बंदा जो है इसका नॉलेज क्या है, इसने किस किस्म के जजमेंट्स दिए एंड सो फोर्थ। उसके अलावा वो 2-3 और चीजें देखते हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, एग्जीक्यूटिव का कोई हाथ नहीं। क्यों? हमारा और यूके का एक ही सिस्टम है। हम आ जाते हैं पड़ोस में इंडिया क्यों हमसे आगे निकलता जा रहा है? ये सारे लोग क्यों आगे निकलते जा रहे हैं? हम क्यों हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल भूलते जा रहे हैं कि कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का, नाइंसाफी का नहीं चल सकता। और वजह यह है कि अगर आप इंडिया में भी देख ले, हम और इंडिया एक ही लॉ को 1935 का जो इंडिया एक्ट था हम उनको फॉलो करते हैं। उसमें इंडिया ने क्या किया, इंडिया के उसमें जो प्रेसिडेंट है ना, मेरे ख्याल में आर्टिकल 124 है, उसका सब क्लॉज 2 है, उसके लिहाज से जो प्रेसिडेंट है वो करता है, लेकिन सीनियर मोस्ट को करता है। जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होता है वो अगर किसी जगह पे कोई सीट खराब हो, सारी बहस है, हम थोड़ा सा साइड पे निकल गए, वापस इसको लेकर आते हैं। इसका मसला ये है, पाकिस्तान का मसला आज तक क्यों खराब रहा है? हम एक दफा तो आप ये सवाल कर ले कि आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं ऊपर जा रहा जबकि इर्द गिर्द सारे ऊपर जा रहे? उसका एक वजह है सिर्फ पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम जो है वो इंसाफ पे नहीं काम, उसमें मैनिपुलेशंस होती रही हैं। 1950s में भी हुई है, 1980s में भी हुई है, 1970s में भी हुई है। अपने पसंद के जज लेकर आए, जिसने मेरा ब्रीफ केस उठा लिया उसको मैंने चीफ जस्टिस बना लिया, उसको मैंने प्रेसिडेंट बना लिया। से आज उमर अयूब साहब ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एक कंप्लीट डॉजियर जमा करवाया, तो उमर अयूब साहब से हमने ये सवाल पूछा है कि वो आपने क्या तफसीलात हैं जो IMF को जमा करवाई हैं, तो उमर साहब का जवाब सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नदीम मलिक साहब, आपके सवाल के जवाब में ये है कि आज IMF को जो मिशन आया हुआ है उसके लिए एक डॉसियर जो कि हमारी पार्टी की तरफ से गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को, वो और उसके साथ जो पतन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इलेक्शन 2024 की रिपोर्ट और एक कवरिंग लेटर मेरी तरफ से, वो IMF का मिशन जो इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यू ब्लॉक में होता है वहाँ पे उनको हमने भेज दिया है। और बुनियादी तौर पे उसमें मैंने बहसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन लिखा है कि IMF का जो मिशन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए आया है, तो उनको सारे जो हकायक हैं वो उनके सामने होने चाहिए। बिलखसूस जुलाई 2 साल पहले उनकी जो मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ जूम पे, उसमें मैं भी था, हमाद अज़हर साहब थे, बाकी हमारे साथी मौजूद थे उस मीटिंग में। और उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब मिले उस डेलीगेशन से IMF के, तो उस पर उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए और बिल्कुल शफाफ होने चाहिए, जो कि नहीं हुए थे। और मुख्तलिफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस और साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जुडिशरी ने एक मनफी किरदार अदा किया था और इलेक्शंस में धांधली हुई थी जो प्रूव हो चुकी है।
उसके साथ साथ मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन और कानून की पासदारी नहीं हो रही। वो चीज़ें भी मैंने लेटर में लिखी हैं और उनको हमने प्रूफ सारे के सारे दिए हैं। ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, हमारे ऊपर फायरिंग होती रही है 26 नवंबर का, 9 मई का, ये सारे के सारे वो। और फिर हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, जनाब उमर चीमा साहब, चौधरी इजाज चौधरी साहब और हसन न्याजी साहब और अनगिनत और हमारे लोग इस वक्त भी जेलों में हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सामने हमने लिखी हैं और वो पढ़ेंगे और देखेंगे। और हमारा जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारे 2 मेंबरान हैं पार्टी के, बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं और उस पर अली जफ़र साहब हैं, उनके साथ उनकी अलहदा मीटिंग होगी और वो सारी चीज़ें उनको आमने सामने प्रेजेंट भी करेंगे। उमर साहब बहुत शुक्रिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी के ऊपर उमर साहब की बात के ऊपर भी और ये जो बाकी तफसीलात हैं हमारे सामने, इसके ऊपर दोबारा से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज़ाद साहब, आपने अभी उमर साहब का पेपर भी सुना, तो ये सारी तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में भी जमा हुई चीफ जस्टिस के पास, अब वो IMF के पास भी जमा हो गई। तो ये मामला कमेटी आपस में बैठ के ये पार्लियामेंट में तय कर सकते थे, नहीं कर सके, अब ये किसी और फोरम पे जाएंगी। देखिए, अब वो अपने आप को जो PTI वो तो ये समझते कि हम एग्रीव्ड हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अदलिया से भी नहीं मिल रहा, चूँकि सिचुएशन 26वीं तरमीम के बाद सच्ची बात है ऐसी होगी कि अब रास्ते बहुत सारे जो है ना वो उनको बंद नजर आते हैं। सियासी लोग तो रास्ता खोल सकते हैं ना, उनके लिए तो बंदिश यही तो फहम फरासत की बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जमहूरियत नाम ही इस चीज़ का कि आप रास्ता निकालें। ये जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं उनकी सोच ये होनी चाहिए कि आपको बजाय कि अपना जो मामलात है अपने घर में बैठ के हल करने की बजाय आप किसी की तरफ जाएं या कोई आपको कहे कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, उससे बेहतर है कि आपस में बैठ के उसका रास्ता निकाला जाए। बेहतरीन हाल ये। अब 2 ऑप्शन। लेकिन सर एक चीज़ बताएं, और 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, मुझे उसकी रीज़न नहीं अभी समझ आई। पहले यूरोपियन यूनियन की तरफ से आया था कि वो जून में रिव्यू करेंगे ह्यूमन राइट्स के मामले के ऊपर। हमारा GSP स्टेटस है उसके साथ जुड़ा हुआ, GSP+ वाला। हमारी उस वजह से यूरोपियन मंडियों तक एक्सपोर्ट्स को इजाफी मार्केट मिलती है, वो हट जाए तो हम डिसएडवांटेज हो जाते हैं, फंस जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं। आपकी करप्शन परसेप्शन के ऊपर ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है, उसने कहा करप्शन पाकिस्तान में बढ़ गई है। वो 6 इशारियों में हम सारे वेरी बैडली प्लेस्ड। अब IMF वाले आए हुए हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया कि आप इंसाफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस इमरान खान का खत का तस्करा कर रहे हैं। समथिंग इज हैपनिंग जो हमारे मफाद में नहीं है, कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखिए, आपको इंटरनेशनल मीडिया भी ऑब्जर्व करता है, आपको मॉनिटर करता है, यहाँ से रिपोर्टिंग होती है, उनको एविडेंस मिलती है। आप देखें जितने जर्नलिस्ट रहते हैं वो किसी भी मुल्क का है ना, तो वो उसकी जड़ तक ज़रूर जाता है, कोई चीज़ होती है ना उसकी तक। यहाँ पे पाकिस्तान में देखें, बड़ी मेरिट की बात है कि इस पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो अब भी हुई है ना, ये मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप के दौर में नहीं हुई। हम उस वक्त भी तहरीक शरीक चलाते रहे, नारे, जलसे जुलूस, पर्चे नहीं होते थे। सर वो जाने बड़ी मिसालें, राना सनाउल्लाह को जब उठा लिया गया था वो भी आपको पता है, अभी हीरोइन वाला जो केस था वो भी आपको पता होगा, बड़ी बुरी मिसालें। लेकिन मैं अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से इस पाकिस्तान के अंदर 780 का इस्तेमाल किया गया, मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ 27 साल मेरी प्रैक्टिस है, मैंने ये नहीं देखा कि देखिए आपने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है जो गुलाम हुसैन केस 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज 1, जिसके अंदर उन्होंने क्राइटेरिया ले डाउन कर दिया कि 780 कहाँ लगेगा। लेकिन यहाँ थोक के हिसाब से FIR खाली हाथ लोग खड़े हैं उनके ऊपर भी 780 आपने लगाया। तो ये क्या इंटरनेशनल मीडिया नहीं देख रहा? इसलिए जहाँ की आप बात कर रहे हैं या ये जो लोग अपने कंसर्न शो कर रहे हैं, चूंकि जितना मर्जी आप ऊपर उन चीज़ों के ब्लैंकेट डाल लें, ये आप नहीं छुपा सकते। लोगों तक ये एक्सेस है, लोगों को इन्फॉर्मेशन है, लोगों के पास ये मटेरियल है। दैट्स व्हाई लोगों के अंदर भी ये एप्रीहेंशन है। जो बाहर से लोग आते हैं, जो टीमें आती हैं जैसे IMF है, उनके पास ये मटेरियल है और हमें इस पे वरी करना चाहिए। देखिए ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान परेशानी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बिलाल साहब आप शायद बेहतर पोजीशन में हो, हमें इस पे परेशानी होनी चाहिए। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से दे कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। मैंने आपको IMF की जो अभी मिशन आया हुआ है इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। GSP+ का एक पीरियोडिक रिव्यू होता है, वो एक अलग चीज़ है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी परेशानी की बात है जी। बाकी येस वी शुड कंटिन्यू टू मेक ऑल एफर्ट्स पॉसिबल कि हम अपने जुडिशल निज़ाम को बेहतर करें। और हाँ, मईशत के हवाले से जुडिशरी का बड़ा अहम किरदार है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं नदीम साहब कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ के केसेस
टैक्स केसेस अभी अदलिया में फंसे हुए, कितने कारोबार हैं जो कि अनसर्टेनिटी का शिकार हैं कि कोई भी कारोबार आके इन्वेस्ट करेगा, पैसे लगाएगा, एक स्टे ऑर्डर की मार है, कारोबार फंस जाते हैं, पैसे फंस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में भी डाला हुआ है। ये रेकोडिक के केस में जो उन्होंने फैसला करके हमें डुबोया, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन में डुबोया, कारके का फैसला था, तो मैं उस चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करता। ये एग्जीक्यूटिव की डोमेन थी, सुप्रीम कोर्ट को उसमें जाना ही नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल जी, इसलिए वी डू नीड, जब तक जुडिशरी के अंदर ये चीज़ें नहीं सुलझेंगी, मईशत का पहिए के अंदर रुकावटें कुछ रहेंगी, तो इसलिए दैट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट। मगर जो बात नदीम साहब आपने पहले की थी ना, ये डॉसियर की और उमर अयूब साहब की चिट्ठी की, देखिए ये अब चिट्ठियों का सिलसिला IMF को, ये तो एक कड़ी है ना जी, ये कोई नया काम तो नहीं है। आपको याद होगा 2022 के अंदर भी इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, जब इमरान खान साहब जाते जाते अपना ही प्रोग्राम सबोटाज कर गए थे और मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल गए थे। हमने जब वो प्रोग्राम रिवाइव किया, क्योंकि दैट इज़ व्हाट वाज नीडेड, इट वाज ईदर दैट या डिफ़ॉल्ट, तो उस टाइम पे आपको याद है इन्होंने अपने सूबाई वज़राए ख़जाना से चिट्ठियाँ लिखवाई और फिर कहा नहीं हमारी बदनीयती इसमें कोई नहीं है। मगर फिर तैमूर झगड़ा साहब और शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक आ गई। एक साल कबल आपने देखा इलेक्शंस के से पहले या उसके फ़ौरन बाद फिर से खान साहब ने एक चिट्ठी लिख दी IMF को, तो और आज ये फिर से ये काम कर रहे हैं। तो देखिए ये चिट्ठियाँ इमरान खान ने लिखी हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इमरान खान ने तीसरा आज खत लिखा है आर्मी चीफ को। नहीं, मैं तो IMF के हवाले से बात कर रहा हूं। उमर अयूब ने वो वाले डॉजियर जो थे इमरान खान का खत भी और बाकी भी चीजें वो उठा के दे दी IMF को। जी तो व्हाट इट शोज हम किस तरफ को जा रहे हैं। देखिए ये तो PTI से पूछे ना जी, आप क्या अचीव करना चाह रहे थे। लेकिन इमरान खान के खत भी तो है ना, एक आर्मी चीफ को एक चीफ जस्टिस। मैं ये कह रहा हूँ कि PTI अगर ये चिट्ठियाँ या डॉसियर बनाती है, या पिछली डायरेक्ट चिट्ठियाँ IMF को लिखी थी, आज डॉसियर बना दिए चिट्ठियों को और IMF को पेश कर दिया, तो इससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आप पहले भी यही चाह रहे थे कि IMF का प्रोग्राम ना हो और मुल्क डिफॉल्ट कर जाए अगर आपके पास कुर्सी ना हो। आपको ये नहीं आज आप भी यही चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स के अब्यूज वाला बार बार शिकायत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये कहीं रजिस्टर होना शुरू हो गया। दिस इज व्हाट आई फील। नहीं देखिए बात ये, वो तो आप माशाल्लाह ये बथेरा काम कर रहे हैं ना, लॉबिंग करके अमेरिका में भी, UK में भी। नहीं रियासत साहब का रियासत साहब इत्तफाकन यहाँ बैठे में, मैंने इनसे बरादराना तरीके से इनके बात। तो देखिए बात ये कि PTI वो तो अपने पूरी काम कर रही है, पूरी एफर्ट कर रही है, लॉबिंग कर रही है और उनकी कोशिश है कि किसी तरह यहाँ पे जो भी ये एक स्टेबिलिटी का एक दौर चल रहा है, क्योंकि वो कहते हैं हमारा काम नहीं चलेगा अगर ये स्टेबल तरीके से काम चलता रहा, तो हमारे रौला रप्पा कहाँ जाएगा, हम किस तरह रेलेवेंट रहेंगे। एक रेलेवेंट रहने का तरीकाकार है। साइफर भी यही था, IMF के प्रोग्राम्स को सबोटाज करने का भी यही तरीका है, यही मकसद है, फॉरेन लॉबिंग का भी यही मकसद है। ये इनकी कोशिश है, ये जारी रखें, शौक पूरा करें, मगर इनका अभी तक मकसद पूरा नहीं हो रहा। जो भी ये चाहते थे ये अभी तक नाकाम रहे। आपको वाकईतन ये जो सारा कुछ आप कर रहे हैं, ये आपको लगता है कि इकॉनमी वानमी ठीक हो गई तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, इसलिए आप ये कहीं ना कहीं खराबी पैदा करते हैं, खत लिख के चिट्ठियाँ डाल के मसला खड़ा कर रहे हैं। देखिए इस तरह है कि जब कोई स्टेटमेंट होता है ना, तो वो अपने मुल्क के हालात देखता है, वो अपने हालात नहीं देखता। वो ये नहीं कहता मुझे क्यों निकाला, वो ये नहीं कहता फलाना करता, वो जाके इश्यूज़ पे बात करता है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू हमेशा से रहा है वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन रहा है। सो इमरान खान ने जिनको भी जो लिखा है वो उस लिहाज से लिखा है। फिर इस वक्त जो हम बात कर ले, फर्स्ट करें, हम मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, हम मान लेते हैं कि बिलाल साहब ठीक कह रहे हैं और कहते हैं इकॉनमी ठीक हो रही है, एक्सपोर्ट के ऊपर इन्होंने बड़ा जोर दिया है। तो जब ये लोग आए थे, हमें निकाला था कि भाई तबाह हो रही है, तो उस वक्त एक्सपोर्ट 31 बिलियन थे, 31.8 बिलियन में थे। उसके बाद पहला जो PDM पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट का पहला दौर था, उसमें 27.5 बिलियन पे चला गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया माशाल्लाह। खुशी से आपका वो अच्छा। उसके बाद जो सेकंड दौर आया PDM का डिस्ट्रक्शन मूवमेंट 2, उसमें फर्दर बढ़ गया, 24 बिलियन पे चला गया। मतलब 31 से 27, 27 से 24, तो वाकई एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं। इन लोगों ने वाकई अच्छा काम किया। इन्वेस्टमेंट टू GDP बिल्कुल हमारे दौर में 15.6% थी, बहुत कम थी। ये लोग जब आए पहले दौर में बढ़ के 14% पे हो गई, आज उससे बढ़ के तकरीबन 13% पे आ गई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। जब ये लोग आए थे हमें निकाल के, मुल्क में बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हो रही थी और जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 5.4% थी। फिर ये लोग आए, इन लोगों ने बहुत अच्छा किया और अनएम्प्लॉयमेंट पहले दौर में 6.2 पे चली गई, थोड़ी सी बढ़ गई लेकिन खैर अच्छा हुआ। उसके बाद अब 9.5 पे चली गई है, उसकी दुगनी हो गई लेकिन अच्छा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। यही चाहते थे। देखिए जब हम बात करते ना, ये जो आपने शुरू में बात की थी कि भाई ये फॉरेन वार है, अल जजीरा ने क्या रिपोर्टिंग की थी, BBC वालों ने क्या रिपोर्टिंग की थी, वो सारी चीजें कहीं तो जा रही होगी। फिर ये भी कह दें कि PTI वालों ने किया, जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है उन्होंने 4 जो होते हैं ना डेमोक्रेसी इंडेक्स होते हैं, उसके 4 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है
फुल डेमोक्रेसी, दूसरा लेवल होता है फ्लॉट डेमोक्रेसी, तीसरा लेवल होता है हाइब्रिड डेमोक्रेसी, चौथा लेवल होता है अथॉरिटेरियन रिजीम। आपको पता है मुशर्रफ के ज़माने में अथॉरिटेरियन रिजीम थी, उसके पॉइंट्स थे 3.92। पिछले 15 साल से हम लोगों की हाइब्रिड डेमोक्रेसी में चल रहे थे 4.2, 4.1, 4.3 के दरमियान में चल रहे थे। आपको पता है इस दफा उन्होंने कितने इनको पॉइंट्स ड्रॉप करके 9 पॉइंट्स ड्रॉप करके पता है कितना दिया? 3.25। दे आर इवन वर्स देन मुशर्रफ regime. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर? अच्छा, उसके बाद अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है उसके अंदर वो उसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, अच्छा नहीं, अब आगे कर लेते हैं। अभी जो अच्छा ये जो हम जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब बात करती है ना, उसमें ये याद रखिए उसमें वो सर्टेन पॉइंट्स देती है, इतने पॉइंट्स हैं। पोजीशनें आगे पीछे हो सकती है इस वजह से कि आपके आगे अगर 10 पोजीशनें है ना, लेट्स से आपका 100 पॉइंट है, 90 पे मेरे ख्याल में डेनमार्क नंबर 1 है, ठीक है, और हमेशा से आ रहा है, पिछले कई सालों से आ रहा है, ठीक है। अब अगर फर्ज करें मेरा मुझे मिले हुए 75, लेकिन मेरे से पहले 10 बंदे हैं वो 76 पर है, ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, तो मुझे 10 के बाद मेरे पोजीशन मिलेगी मुझे, तो उसमें पोजीशन आगे पीछे नहीं होती, मार्क्स। आपको पता है इस वक्त इन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे कम मार्क्स ले लिए। पासिंग मार्क्स हैं कि नहीं? नहीं, 27 मार्क्स। ब्रेक ले ली, खतरनाक के जमाने में 32 थे, जिसमें ये लोग कहते थे कि बहुत तबाहियां हो गई हैं, इन्होंने 27 लिए हैं। रायती नंबरों से पास नहीं हो सकते अभी, ये रियायत इनको देखिए। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान जैसे मुल्कों का IMF से जल्दी से छुटकारा मुमकिन नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की इतनी मुश्किलें होती हैं कि आपको दोबारा सर जाके माथा टेकना पड़ता है। एक्सपोर्ट्स होती हैं $30 अरब, इंपोर्ट्स आपकी होती हैं कुछ $60-70 अरब, तो ये $40 अरब कहाँ से आता है? ये कुछ रिमिटेंसेस पूरा करती हैं, बाकी आप इसी तरीक़े से लेंडर्स के पास जाते हैं और पैसा उधार मांगते हैं। IMF उसमें अगर आपके साथ राज़ी हो तो ज़िंदगी आसान होती है। प्राइम मिनिस्टर की MD IMF से मीटिंग हुई और MD IMF ने उसके ऊपर एक ट्वीट किया जो पाकिस्तान की रिफॉर्म प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसमें एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा मार्केट को। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज भी दिया, सुनिए क्या कहा उन्होंने। कल मेरी MD IMF से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तारीफ़ की। मैंने हालिया सालों में इस तरह के एक इंटरनेशनल फोरम की हेड के मुंह से इस तरह के अल्फाज नहीं सुने। दिस अप्रिसिएशन डज नॉट कम दैट ईजली, यू हैव अर्नड इट थ्रू योर हार्ड एफर्ट्स एंड अनटायरिंग एफर्ट्स। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कहते बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। तो मैंने कहा ग्रोथ तभी होगी कि हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम compete कर सकें दुनिया के ममालिक से। तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की, उनके आप अपना प्लान लेके आएँ, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वॉज इन अ वेरी पॉजिटिव। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि IMF ने हमें पावर टैरिफ कम करने के लिए गुंजाइश दे दी है। तो बिलाल साहब, एक तरफ तो कुछ पॉजिटिव्स हैं कि IMF आपके रिफॉर्म प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारी हालत यह है कि हमें बिजली की 10 रुपये कीमत कम करने के लिए IMF से इजाज़त लेनी पड़ी है। नदीम साहब देखिए, आप यू अंडरस्टैंड दिस, जब आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो आपके पावर टैरिफ स्ट्रक्चर्स, आपका फिजिकल मामला, रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स, ये सब फिर आप IMF के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ तो करते हैं मेजर्स, बिकॉज आपने एक प्राइमरी बैलेंस का टारगेट फिक्स किया होता है जिसके ऊपर रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स का इम्पैक्ट होता है। तो जब भी आप इनमें से किसी भी कीमत को चेंज करते हैं, कोई पेट्रोलियम लेवी हो, गैस का टैरिफ हो, बिजली का टैरिफ हो, कोई किसी किस्म का टैक्स हो, तो उसका उस पर असर आता है और इसलिए आपको IMF को एतमाद में लेना होता है। और उस कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे, फ्लैट है, 0.9% है फर्स्ट क्वार्टर का नंबर, विच इज नॉट इवन 1%। नहीं देखिए, वो इंशाल्लाह आपने देखा है कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट MD IMF की तरफ से भी आई है। अभी गुज़िश्ता आई थिंक गालिबन महीना डेढ़ पहले भी जब IMF की टीम आई थी तो एक पॉजिटिव कंक्लूजन हुई थी। तो प्रोग्राम इज ऑन ट्रैक। यकीनन उसमें कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव रहता है, मगर भी नेविगेट प्रोग्राम ऑन ट्रैक रहना इन इटसेल्फ इज वेरी पॉजिटिव। लेकिन जो हमारी हालत है, मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ कि हालत हमारी क्या है। हालत तो ये देखिए जी, ये तो जब आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि क्योंकि आपने एक इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर आपस में एग्रीमेंट की है कि ये हम पॉलिसीज लेके चलेंगे, तो उसमें कोई भी अगर आप चेंज लाना चाहें तो यकीनन
यकीनन फिर IMF के साथ बैठ के, ये मैच्योर तरीका यही है, ये वो मैच्योर तरीका नहीं जो खान साहब ने किया था कि वादा करें उसके बाद फिर पेट्रोल और बिजली की कीमतों को अपना ही किया हुआ वादा तोड़ और IMF को टीवी से पता चले। 10 रुपए पर लीटर कीमत कम की थी और IMF ने प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया था और डिफॉल्ट की तरफ धकेल दिया कोई सेंसिबल काम नहीं था किया उस वक्त। वो जाते जाते एक पॉलिटिकल मूव थी। रियासत अली आज़ाद साहब, जो IMF वाला मामला है वो टेढ़ा होने जा रहा है। ये जो वफ्त आया हुआ है, ये तो इसको कहते हैं ना, वो बस रिपोर्ट बनाएगा। ये रिपोर्ट फैक्टर इन होगी इन फ्यूचर प्रोग्राम्स, वो हमारे ये बेंचमार्क्स में आ जाएंगी चीज़ें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इसके पीछे एक मैं उसको तूफान कह लो या कुछ ऐसा कह सकते हैं, चूंकि इतनी सीरियसनेस और तमाम इदारों के अंदर, और स्पेशली चूंकि जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहाँ पे चूंकि वो पैसा उधार दे रहे होते, उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, और वो सिक्योरिटी तभी हो सकती जिस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, और जुडिशरी बिल्कुल फुल स्विंग पे काम कर रही हो, और अंडर स्ट्रेस ना हो, अंडर क्वेश्चन ना हो, इंटरफेरेंस ना हो, फ्रीली विदाउट एनी प्रेशर करेंगे। अब जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस वो हम नहीं करेंगे। नो, वो आए हैं चेक करने के लिए कि हम जो पैसे दे रहे हैं कहीं डूब तो नहीं जाएंगे। ये क्लोजिंग रिमार्क सर हुमायूं साहब, वन लाइनर। देखिए, मैं अभी बिलाल साहब ने बहुत कहा है कि PTI ने IMF, देखिए मैं आपको रिकॉर्ड में बताता हूँ। 1 अक्टूबर मेरे ख्याल में 1999 ऐसा था, 1999 में पाकिस्तान वॉज फाइंड बाय IMF। पाकिस्तान को फाइन लगा था, सस्पेंशन और बात होती है, फाइन लगा था। क्यों? इसहाक डार साहब ने फिगर्स फज किए थे। अच्छा, उसके बाद बाज नहीं आए। 2018 में उन्होंने एक्सपोर्टर्स के जो रिफंड्स को रोक के अपनी चीजें ज्यादा बता दी, दोबारा इन्होंने फज किया, ये फिर रिपोर्ट हुआ है। ये 2017 में, 2015-16 में थ्रू आउट। ये आप मुझे एक बात बताएं, इसहाक डार के होते हुए कोई और फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता था? IMF ने कंडीशन ये लगाया कि इसको नहीं बनाना, वरना हम फंड नहीं करेंगे। क्यों? उनको पता है ये फजिंग करते हैं, और ये इन लोगों ने खाली उधर नहीं की, अब इनकी फजिंग सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, जुडिशरी तक चली गई है। अच्छा, इससे पहले ये याद रखें, इससे पहले पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या सीनियर स्टेटमेंट? नहीं, मैं आपको डेट बता दूं, बिजनेस रिकॉर्डर में ये पब्लिश हुआ है। ये बिजनेस रिकॉर्ड पाकिस्तान के केस में नहीं, बिजनेस डेली टाइम्स में हर जगह पे ये हुआ है। आप जरा, अच्छा एक आखिरी चीज, एक लाइन कह ले। एक लाइन में सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि सब अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। सही। हुमायूं अहमद साहब, बिलाल अज़हर कियानी साहब, रियासत अली आज़ाद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।